हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और पिछला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये हमारी CTET के लिए पेपर 2 की जिन्होंने सोशल स्टडी लिया है एज अ सब्जेक्ट, उसकी श्रृंखला चल रही है। अभी मैं आपको कक्षा 6 का इतिहास करा रही हूँ। उसके बाद कक्षा 7 का 8 का इतिहास कराऊंगी और उसके बाद ज्योग्राफी और सिविक्स भी इसी में इन्हीं वीडियो के अंतर्गत की जाएगी। तो पिछले वीडियो में मैंने लेसन नंबर 1 और 2 कराया है। अब हम आगे के करेंगे और उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे, क्योंकि CTET में पेपर 2 में बहुत सारा भाग जो सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्ट रिलेटेड आता है, वो NCERT की किताबों से आता है। तो इसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं वो NCERT की किताबों से ही बनाए गए हैं। तो अगर आप ये पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन फसल, सबसे प्राचीन फसल कौन सी मानी जाती है? वो है आपकी गेहूं और जौ। गेहूं तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और जौ होता है गेहूं जैसा ही, पर उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है। कई बार गेहूं के पौधों में गेहूं अगर आप लाते हैं तो उसके साथ में आपको जौ मिलती ही है। ठीक है। वुर्जहोम, वुर्जहोम क्या है या कौन है? वर्तमान कश्मीर के लोग, यानी कि जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें हम वुर्जहोम कहते हैं। या ये लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। जो लोग थे, जो वुर्जहोम लोग थे, वो गड्ढों के नीचे अपने घर बना लेते थे और उन्हीं में रहते थे, तो उसे हम गर्तवास कहते हैं। गर्त का मतलब ही गड्ढा होता है और वास का मतलब रहना। तो गड्ढों के नीचे रहने वाले जो स्थान होते हैं या जो गड्ढों के बनाए गए स्थान होते हैं, गड्ढों के जिनमें लोग रहते हैं, उन्हें हम गर्तवास कहते हैं। जनजाति, जनजाति क्या है? वैसे जानते हैं जो हमारे यहाँ पर अल्प मात्रा में लोग होते हैं या जो ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाए हैं जो लोग, उन्हें हम जनजाति में लेते हैं। अब देखते हैं, कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे। ये छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। सांस्कृतिक परंपराएं बहुत विशिष्ट व समृद्ध हैं। तो जनजाति जो है वो छोटे छोटे समूह में रहने वाले या तो कृषक थे, यानी कि जो किसान थे, या फिर पशुओं को पालने वाले लोग थे। ये छोटी छोटी बस्तियों में ही रहते थे और इनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, यानी कि जो इनकी मान्यताएं हैं, जो ये रीति रिवाज मानते हैं, जिस तरीके से त्यौहार मनाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही विशिष्ट और समृद्ध थी, यानी कि बहुत डेवलप थी। ये उस समय की बात है जिस समय हम इतिहास पढ़ रहे हैं। आज के समय में तो जनजातीय जातीय सभी एक समान से होते हैं, पर उस समय ये छोटे छोटे समूह में रहते थे और बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विशेषताएं रखते थे। मेहरगढ़, ये एक जगह का नाम है। क्या है ये? यह एक ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। दर्रे आपको पता ही होंगे, जो पासेस होते हैं, जो दो ऊंची पहाड़ियों के बीच में जगह बनाकर जो जाया जाता है, उस तरीके से। तो ये ईरान जाने के लिए बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। सबसे पहले यहाँ गेहूँ, जौ, भेड़, बकरियाँ पाली गई, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती की गई। उसके साथ साथ भेड़ और बकरियाँ भी पाली गई थी। अब जो मेहरगढ़ के जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि उनके कमरे कैसे थे। मेहरगढ़ के कमरे चौकोर व आयताकार थे। जैसे आजकल के घर बनते हैं उसी तरीके के मेहरगढ़ में जो घर थे उनके कमरे भी चौकोर या आयताकार थे। हमारे घर भी लगभग चौकोर और आयताकार ही हमारे घरों में कमरे होते हैं। वैसे हम अगर इनको देखते हैं तो ये 3D फॉर्म में होते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं। अगर हम इनको 2D में देखना चाहें तो ये हमारे चौकोर या आयताकार ही दिखते हैं, क्योंकि सामने की 2 दीवारें एक नाप की होती हैं और साइड की 2 दीवारें एक जैसी होती हैं। दाऊजली हेडिंग, दाऊजली हेडिंग क्या है? यह एक पुरा स्थल चीन व म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। जो दाऊजली हेडिंग है, ये एक जगह है, पूरा स्थल, यानी कि पुराने समय का स्थल है, जिसका अध्ययन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रहा है, यानी कि पुरातत्व विज्ञान का संस्थान कर रहा है। ये चीन से म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में एक स्थान है, जो कि एक पहाड़ी पर बना हुआ स्थान है। काष्ठाश्म, काष्ठाश्म क्या है? अति प्राचीन लकड़ी को सुदृढ़ होकर पत्थर बन गई है।
यानी हम काष्ठाश्म किसे कहते हैं, जो बहुत पुरानी लकड़ी होती है, जो इतनी कठोर हो गई है कि वो पत्थर बन गई है। चकमक पत्थर सीरिया से लाया गया है। जो चकमक पत्थर होता है, हमारे पुराने समय में जो हमने पढ़े हैं, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ये इसी प्रकार में एक चकमक पत्थर होता है जो कि सीरिया से लाया गया था। आज जब हमने बसना शुरू किया, या हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बसना शुरू किया, वो प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? वो 2000 साल पहले से शुरू हुई थी। उससे पहले हम नोवाड थे, यानी कि हम घुमंतू लोग थे, वो जगह जगह घूमते रहते थे अपना सामान उठाकर। पर 12,000 वर्ष पहले हमने घर बनाने शुरू किए, परिवार में एक साथ रहना शुरू किया, आग जलानी शुरू करने के बाद भोजन पकाना, शिकार करना, खेती करना, पशुओं को पालना, ये सब शुरू किया। अब है हमारा लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में सबसे पहला है नगर दुर्ग। नगर दुर्ग क्या होता है? हड़प्पा में जो भाग छोटा था मगर ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, निचले हिस्से को निचला दुर्ग कहा गया। जैसे यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया गया। हड़प्पा संस्कृति हमारी सबसे पहली खोजी गई संस्कृतियों में से एक है और भारत की सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है। जिसे हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इन बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो इसमें जो खोजी गई थी उसमें कुछ छोटे भाग होते थे जो कि ऊंचाई पर बने होते थे, यानी कि कुछ छोटे भाग मिले हैं जो ऊंचाई पर हैं, कुछ बड़े भाग मिले हैं जो कि जो हड़प्पा की जो जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी जगह मिली हैं, उनके पूर्वी हिस्सों में होते हैं, पर वो नीचे की तरफ होते थे। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व विज्ञानों में ने नगर दुर्ग कहा, यानी कि जो छोटे और ऊंचे भाग थे उन्हें नगर दुर्ग कहा गया, और जो बड़े और निचले भाग थे उन्हें निचला दुर्ग कहा गया। दुर्ग का मतलब होता है किला। अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड साक्षात हैं, वो कहाँ से मिले? जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें बहुत सारे साक्षात मिले हैं, जैसे खेती के साक्षात मिले हैं जो कि हमारे रानीगढ़ से मिले हैं, और भी जैसे कालीबंगा से हमारी चूड़ियाँ मिली हैं, इसीलिए उस जगह का नाम भी कालीबंगा रखा गया। और इसी प्रकार से अग्निकुंड के जो साक्षात मिले हैं वो कालीबंगा व लोथल से मिले। कालीबंगा और लोथल इस समय हमारा गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो पत्थर की मोहरें बनाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत समृद्ध और डेवलप सभ्यता थी। शायद उस समय के लोग काफ़ी कुछ वैज्ञानिक तरीके भी जानते थे, क्योंकि उनकी जो नगर बसाने की जो कला थी और जो उनके स्नानागार बनाने की कला, जो सफाई व्यवस्था थी, वो बहुत उन्नत किस्म की मानी जाती है। तो वो लोग पत्थर की मोहरों का प्रयोग करते थे, और मोहरों का प्रयोग मुख्य रूप से व्यापार के लिए किया जाता है कि किसी सामान पर सील लगाई जाती है, जिससे हम आज के ज़माने में कहते हैं कि सील लगा दी गई है, या हम उसको अपना टैग दे देते हैं। तो उसी तरीके से ये लोग पत्थर की मोहरों का प्रयोग करते थे। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, जो 7000 वर्ष पहले, यानी कि आज से 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ जो जगह है, जो हड़प्पा का एक क्षेत्र माना जाता है, उसमें 7000 वर्ष पहले खेती के साक्षात मिले हैं, यानी कि आज से 7000 वर्ष पहले भी खेती होती थी। इमारतें व स्नानागारों का निर्माण, मतलब जो इमारतें और स्नानागार मतलब जो बाथरूम हैं उनका निर्माण। ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि उस समय आज से 7000-8000 साल पहले भी ईंटों के ऊपर प्लास्टर का प्रयोग किया जाता था, जो हम आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं वो, और चारकोल का प्रयोग किया गया ताकि पानी के रिसाव को रोका जा सके। तो इससे आप मान सकते हैं कि उस समय की सभ्यता हमारी कितनी डेवलप थी। पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की, तो सबसे पहले क्योंकि जो खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था, उसके बाद मोहनजोदड़ो था, फिर धौलावीरा और लोथल था, तो इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पुरातत्व विद्वानों ने क्या क्या जगह खोजी थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और लोथल, और उसके बाद बहुत सारी जगह आज तक भी खोजी जा रही हैं, जिसका कालीबंगा खोजा गया, रानीगंज जो कि हरियाणा में अब सबसे बड़ा हड़प्पा साइट मानी जाती है वो खोजी गई।
मेहरगढ़ में खेती के साक्ष्यात 7000 वर्ष पूर्व मिले थे। और वहाँ किस प्रकार की खेती के साक्ष्यात मिले थे? कपास की खेती के, यानी कि वहाँ कौन सी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी, जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, रुई बनाते हैं। उसे कपड़े के टुकड़ों के अवशेष व चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। यानी कि क्योंकि अगर वहाँ पर कपास होती थी तो कपड़े भी बनते ही थे, तो वहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े मिले हैं, चांदी का साक्षात मिला, यानी कि चांदी धातु का साक्षात मिला, और इसी के साथ साथ तांबे का साक्षात भी मिला है। तो उस समय भी चांदी और तांबे का प्रयोग किया जाता था। टिन तांबे में मिलाने के लिए ईरान और अफ़गानिस्तान सोने, टिन जो था वो तांबे में मिलाने के लिए ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था, और सोना कर्नाटक से आता था। यानी कि उस समय के लोग मिश्र धातु भी जानते थे कि किस प्रकार से बनाई जाएगी। यानी कि टिन में तांबा मिलाना वो ईरान से हम मंगाते थे, या जो वो लोग थे तो वो ईरान से मंगाते थे और अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। और सोना हमारे कर्नाटक से मंगाया जाता है, जो कि आप जानते हैं कि आज के समय में भी कोलार की जो खान है वो कर्नाटक में है, और सबसे ज़्यादा सोना भी हमारे यहाँ कर्नाटक में ही पाया जाता है। पत्थर कहाँ से मंगाते थे वो लोग, जो जिस पर हम वो मोहर बनाते? गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। और मोहरबंदी की छाप भी उसी से लगाई जाती थी। यानी कि मोहरबंदी किसे कहते थे? मोहर की छाप को कहते थे। जैसे किसी ने उस पर पेड़ बना दिया, किसी ने किसी का ताज बना दिया, कोई देवी देवता की फ़ोटो बना दी, ये सारी मोहरबंदी हो जाती थी, यानी मोहर की छाप हो जाती थी। तो मोहर बनाने के लिए जो पत्थर था, या घर बनाने के लिए जो पत्थर था, वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था। अब है हमारा प्रकार। अब सभी जानते हैं वेद हमारे 4 प्रकार के हैं, यानी कि मुख्य वेद 4 हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे महान या सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें सभी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। ठीक। चित्रित धूसर पात्र, ये क्या होता है? चित्रित धूसर पात्र, जिन बर्तनों पर चित्रकारी हो, यानी कि जिन बर्तनों पर चित्रकारी बनाई गई है, ड्राइंग की गई है, उसमें उकेरा गया है, छाप बनाई गई है, उन्हें हम धूसर पात्र कहते थे, चित्रित धूसर पात्र कहते थे। जनपद का क्या अर्थ है? जनपद बेसिकली लोगों के बसने का एक छोटा सा स्थान होता था। जन के बसने की जगह, जन का मतलब होता है इंसान, उनके रहने की जगह को जनपद कहा जाता था। गंगा व सोन नदी मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन नदी जो है, जो सोन नदी इस समय उत्तर प्रदेश से बहती है, वो मगध राज्य से बहती थी, क्योंकि मगध राज्य बिहार में पड़ता था। इसके 2 शक्तिशाली राजा कौन कौन से थे? अजातशत्रु और बिंबिसार। इनके 2 शक्तिशाली राजा भी थे, अजातशत्रु और बिंबिसार। मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र का आज का नाम पटना है। दीघ निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है? आज के समय में जो बौद्ध ग्रंथ है, सबसे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ, उसे हम दीघ निकाय कहते हैं। आशा करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी होंगे, और बाकी का जो इसका भाग है वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसे एक बार 2 बार ज़रूर देखिए, और ये आपके लिए पेपर दृष्टि से बहुत उपयोगी रहेगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और बाकी का जो भाग है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। धन्यवाद।